नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज रामपुर से बड़ी खबर के साथ। आजम खां को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार किए गए हैं और इसी के साथ कुछ ही देर में कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा, जहां आजम खां की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार किए गए हैं। आजम खां ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खां को। मिलक थाने में आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो देखिए अब किस तरीके से आजम खां की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जहां हेट स्पीच मामले में आजम खां को दोषी पाया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन डीएम रामपुर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है आजम खां पर। रामपुर के थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में उन्होंने बयान दिया था जो कि बेहद ही ज्यादा अभद्र भाषा में था, जिसके चलते हेट स्पीच का ये पूरा मामला उन पर दर्ज किया गया था मिलक थाने में। और देखिए इस पूरे मामले में 2019 के इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से आजम खां को दोषी करार दिया गया है और अब से कुछ ही थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा आजम खां पर। भाई मुलजिम थे आजम खां साहब और आकाश सक्सेना जी थे, जिन्होंने बड़ा मतलब वो किया है इनके उसमें। जजमेंट की डेट थी आज। अभी तो खैर जजमेंट पूरी तरीके से नहीं सुनाया गया है, लेकिन दोष सिद्ध हो गया है इनके ऊपर। जो 3 धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई थी, तो उसमें इनको दोष सिद्ध मान लिया गया। इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो सिद्ध हो गए। जो 3 बजे सुनाई। ये आचार संहिता का मैटर था, आचार संहिता का मैटर था जो इन्होंने भाषण दिया था मिलक में। तो सर क्या न्यायिक हिरासत में है? हाँ, इस समय न्यायिक हिरासत में आजम कस्टडी में ले लिया। भाई मुलजिम थे आजम खां साहब और आकाश सक्सेना जी थे। तो देखिए किस तरीके से आजम खां की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब से कुछ थोड़ी देर में उन पर सजा का ऐलान होगा। बढ़ते आगे, छठ पर्व को लेकर बसों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी है। तो वहीं राजधानी में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ वन इंडिया से लखनऊ एआरएस ने खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सीधा सुनवाते हैं। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर। हमारे साथ है एआरएम कैसरबाग राजकुमार जी। सर, जिस तरीके से आज बसेस की संख्या को बढ़ाया गया है, यात्री भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि भाई दूज भी है, छठ पूजा के लिए भी है, कुछ लोग त्योहारों से वापस भी जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर, हमारे पास पर्याप्त बसें हैं और यात्रियों की उपलब्धता और उनके गंतव्य के आधार पर हम लोग बसों को मैनेज कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई परिवहन असुविधा ना हो। और ये हम लोगों ने 15 दिन पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि इस दिन हमें इतनी सवारी मिलेगी, इस दिन हमें इतनी सवारी मिलेगी और इतनी बसों को हमें व्यवस्था करना है। तो आज के दिन तो सवारी अभी नॉर्मल है, फिर भी बसें हमारी अतिरिक्त खड़ी हुई हैं। करीब 25-30 गाड़ियां हमने रोक रखा है कि यदि कहीं एकाएक भीड़ निकलती है तो हम उनको मैनेज करेंगे। कुछ विशेष जिले हैं जिनके लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, या कितने कितने समय के अंतराल पर गाड़ियां मिल जाएंगी? ऐसा है कि नॉर्मल सेवाएं अभी हमारी चल रही हैं गोरखपुर के लिए। पूर्वांचल के लिए विशेष छठ त्यौहार को देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि यदि गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़, बनारस के लिए भीड़ बढ़ती है तो हम उन्हें मीट आउट कर लें, उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अभी करीब कितनी देर के अंतराल में बसेस जा रही हैं? हमारी नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है और सवारी भी ज़्यादा निकल नहीं रही है। और यहाँ से जो भी ट्रेन की सवारियाँ यहाँ ड्रॉप करेंगी गोरखपुर साइड की, वही हमें मिल रही हैं। यहाँ से डायरेक्ट कोई गोरखपुर मिल नहीं रहा है, वही नॉर्मल सवारी अभी आज के दिन चल रही हैं। वैसे तो अगर देखें तो पूरे पूर्वांचल में छठ का त्यौहार बड़े पैमाने पर होता है और आज भाई दूज भी है, तो उसके लिए जो पूर्वांचल के जिले हैं, जितने भी उधर से आते हैं, गोरखपुर आसपास के महाराजगंज, देवरिया और बस्ती जैसे जो जिले हैं, वहाँ अयोध्या है, इन सभी जगहों के लिए क्या अलग से भी व्यवस्थाएं हैं? अलग से व्यवस्थाएं हैं, परंतु यात्री उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल चल रही भीड़। और गोरखपुर की जैसे डिमांड बढ़ेगी हम उन गाड़ियों को वहाँ डिप्लॉय कर देंगे। रेलवे प्रशासन की तरफ से 96 नई ट्रेनें और साथ ही साथ में कोचेस की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बसों पर अभी इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। जी, हमें जो भी सवारी मिलती है वो ट्रेन की ही मिलेंगी। दूर दराज से आने के बाद
जिनको गोरखपुर जाना और यहाँ ड्रॉप करके उनकी टिकट यहाँ तक हैं तो वे हमें मिलते हैं, तो उनको मीट आउट करने के लिए हमारे पास बसें पर्याप्त हैं। बिल्कुल, ये हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन पर ARM राजकुमार जी, जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। 15 दिन पहले से हमारी तैयारी थी। हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से यात्रियों के कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बसेस की व्यवस्था रहे। लगातार हम देख रहे हैं जहाँ के लिए ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ के लिए अतिरिक्त बसें खड़ी हैं, उनको भी हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल के जिलों पर विशेष तौर पर फोकस है, जो गोरखपुर और आसपास से जुड़े हुए जिले हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं SK बाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हरदोई में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने संडीला क्षेत्र में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बनाए जा रहे राजकीय ITI कॉलेज के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। और देखिए, पूरे बारीकी से उन्होंने ये स्थलीय निरीक्षण किया है कि किस तरीके से कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है, कोई लापरवाही तो नहीं है। इसको लेकर वो बारीकी से निरीक्षण करते नजर आए और उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राज्य मंत्री दानिश आजाद की, जब उन्होंने कॉलेज के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां की गुणवत्ता को खास तौर से परखा है और साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं संबंधित अधिकारियों को कि यहाँ गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही इस निर्माण कार्य में ना देखने को मिले। लखनऊ से अगली खबर, जहां पटाखों से भरी वैन को पुलिस ने पकड़ा है। शीश महल के पीछे पकड़ी गई है ये पटाखों से भरी वैन। उत्तर प्रदेश शासन लिखी हुई वैन में भरे हुए थे पटाखे, जहां सलीम नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है ये वैन। तो देखिए, पटाखों से भरी वैन को पकड़ा है उत्तर प्रदेश शासन, लिखा हुआ है इस वैन पर और इसमें पटाखे भरे हुए हैं। शीश महल के पीछे बताया जा रहा है जहां पर पकड़ी गई है ये वैन और सलीम नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है ये वैन। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस नजर बनाकर रखी है और लगातार छानबीन करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है इस वैन पर और पटाखे से भरी हुई है ये वैन, तो कहीं कोई साजिश तो नहीं है और इसी आशंका के चलते इस पूरे वैन की और साथ ही साथ वैन चालक की तलाश जारी है, जांच जारी है। सहारनपुर में पुलिस से प्रताड़ित होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ों को काटने की वजह से पुलिस युवक को प्रताड़ित कर रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने ये कदम उठाया। ये पूरा मामला गागाडिड्डी थाना क्षेत्र के मंडेबांस का बताया जा रहा है। तो देखिए, युवक ने जहरीला पदार्थ खाया है और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके चलते युवक ने ये कदम उठाया, आत्महत्या की। और इसको लेकर जहां आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं बड़े आरोप पुलिस पर इस पूरे मामले पर लगे हुए हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां पर बीते 12 घंटों के अंदर 3 हत्याओं के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे मामले में कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। अमरोहा में एक नाबालिग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव के बगल खेत में लापता नाबालिग का शव मिला, जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि नाबालिग कल शाम से घर से लापता था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गाँव के बाहर खेत में नाबालिग का शव मिला है। कल शाम से ही घर से लापता था नाबालिग राजीव कुमार सिंह। SSP लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। हमीरपुर से अब खबर, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें घर पर अकेले रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक घर पर अकेले रहता था, वहीं मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। राम मुंडेरा थाना सुमेरपुर की है और इसमें जो मृतक है उनका नाम आनंद बहादुर सिंह है। उनकी उम्र करीब 40-42 वर्ष है
अविवाहित थे, अकेले रहते थे, शराब पीने के भी आदी थे, ये जानकारी हुई है। और किसी समय देर रात में या अर्ली मॉर्निंग इनको किसी ने जो है चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी है। मौके पर मेरे द्वारा और क्षेत्राधिकारी सदर और संबंधित एसएचओ द्वारा निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट को भी हम लोगों ने बुला लिया है, लाश को हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है। इसका हम लोग पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। गांव में ही इनके 2 भाई रहते हैं और इनके भतीजे रहते हैं। घर वाले जो भी तहरीर देंगे उस पर तत्काल हम अभियोग पंजीकृत कर लेंगे और अपनी विवेचना जो है करेंगे। बागपत में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि बागपत कोतवाली क्षेत्र जिम से लौट रहे 3 युवकों को बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बागपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रामपुर से अगली खबर, जहां आजम खां को बड़ा झटका लगा। हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार किए गए हैं। कुछ ही देर में कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खां को बड़ा झटका। जहां हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार किए गए हैं। आजम खां ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मिलक थाने में आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो देखिए 2019 का ये पूरा मामला है, जिस मामले में आजम खां को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन डीएम रामपुर के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी करी थी। और रामपुर के थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में अपने बयान के दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसी के चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पूरे मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। 2019 में वीडियो मॉनिटरिंग टीम ने मुकदमा दर्ज करवाया था। तो देखिए आजम खां के लिए बड़ा झटका, जहां एक तरफ उनकी विधायकी पर भी अब संकट मंडरा रहा है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला है, जिस पूरे मामले में आजम खां घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भाई मुलजिम थे आजम खां साहब और आकाश सक्सेना जी थे, जिन्होंने बड़ा मतलब वो किया है। इनके उसमें जजमेंट की डेट थी आज। अभी तो खैर जजमेंट पूरी तरीके से नहीं सुनाया गया है, लेकिन दोष सिद्ध हो गया है इनके ऊपर। जो 3 धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई थी, तो उसमें इनको दोष सिद्ध मान लिया गया। इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो सिद्ध हो गए। ठीक है, जो 3 बजे सुनाई। ये आचार संहिता का मैटर था, आचार संहिता का मैटर था जो इन्होंने भाषण दिया था मिलक में। तो सर क्या न्यायिक हिरासत में है? हाँ, इस समय न्यायिक हिरासत में आजम कस्टडी में ले लिया। भाई मुलजिम थे आजम खां साहब और तो देखिए आजम खां किस आरोप में दोषी करार किए गए हैं वो मामला लगातार आपको बता रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन डीएम रामपुर के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी और इसका आरोप उन पर लगा है। रामपुर के थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में उन्होंने बयान दिया था। 2019 में वीडियो मॉनिटरिंग टीम ने मुकदमा लिखवाया था। तो आजम खां के लिए ये बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला है। आजम खां ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मिलक थाने में आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और देखिए अब इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से आजम खां को दोषी पाया गया है और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नज़र इस बड़ी खबर पर भी बनी हुई है कि आजम खां को क्या कुछ सजा सुनाई जाती है, लेकिन लगातार देखिए आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो हाल फिलहाल में ही वो जेल से रिहा हुए थे और इसके बाद दूसरा ये मामला, जहां 2019 का ये पूरा मामला है, हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी पाया गया है और इस दौरान अब से कुछ ही देर में उनको सजा सुनाई जानी है। बरेली की कमिश्नर संयुक्ता खुद को फरियादियों से रखती हैं 2 मीटर दूर। जहां काम करने वाली टेबल पर डॉगी को रखती है बेहद करीब। सोशल मीडिया पर बरेली की कमिश्नर संयुक्ता लगातार ट्रोल हो रही हैं। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले अफसर का ट्रांसफर हुआ था, तो क्या यूपी में भी डॉग प्रेम दिखाने वाले कमिश्नर पर कार्रवाई होगी? तो देखिए बरेली की कमिश्नर संयुक्ता खुद को फरियादियों से तो दूर रखती हैं 2 मीटर, लेकिन काम करने वाली टेबल पर डॉग को अपने पास रखती हैं।
इस तरीके का आचरण है उनका। सोशल मीडिया पर बरेली की कमिश्नर संयुक्ता लगातार ट्रोल हो रही हैं अपने इस तस्वीर के जरिए, जहां दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले अफसर का ट्रांसफर हुआ था, तो क्या यूपी में भी डॉग प्रेम दिखाने वाले कमिश्नर पर कार्रवाई होगी? तो देखिए, बरेली की ये कमिश्नर है संयुक्ता, जो कि फरियाद से तो लोगों की दूर रहती हैं, जबकि जनता की सेवा के लिए उन्हें बैठाया गया है। पब्लिक सर्वेंट देखिए कहा जाता है, जनता की सेवा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जनता की सेवा से तो वो दूर रहती हैं, लेकिन इस दौरान वो अपने डॉग को अपने किस तरीके से करीब रखती हैं, उसकी ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, यूपी में भी डॉग प्रेम दिखाने वाले कमिश्नर पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल न्यूज़ वन इंडिया का। तो देखिए, बरेली की कमिश्नर संयुक्ता की यह तस्वीर है, जहां किस तरीके से वो अपने जो वर्किंग टेबल है उनकी, जहां पर उन्हें बैठकर जनता की फरियाद सुनने की पगार मिलती है, उस पर वो अपने कुत्ते को, जो पालतू जो उनका कुत्ता है, उसको बैठाए हुए हैं। और ये तस्वीर है कि किस तरीके से जो आम जनता है उसकी परेशानियों को दूर रखते हुए, 2 मीटर दूर रखते हुए, खुद को अपनी ही गृहस्थी में कहीं ना कहीं वो लिप्त कर रही हैं, अपने ही मोह में वो दिख रही हैं, जहां ये डॉग को वो अपने टेबल पर बैठाए हुए हैं, जो वर्किंग टेबल है उनका। और देखिए, मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार वो इसकी वजह से ट्रोल भी हो रही हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, देखिए जो तस्वीरें देख रहे हैं कमिश्नर संयुक्ता की, जहां वो वर्किंग टेबल पर अपने डॉग के साथ बैठी हुई हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है उनकी। क्या फिलहाल कहा गया है इस पर, उनकी तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आया है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके सोशल मीडिया पे ये एक डॉग के साथ फोटो वायरल हुआ है उनका, और उस पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो साफ तौर पे ये देखा सकता है, उनसे डॉग कुत्तों के प्रति मोहब्बत और जो है उस तरीके से एक संदेश देने की कोशिश है, लेकिन उसको लेकर के जब सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल होता है तो उस पर ट्रोल किया जाता है कि अपनी मेज से फरियादियों को तो 1 मीटर दूर रखा जाता है, लेकिन कुत्ते को मेज पे बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे, लगातार वो बनी हुई हैं। तो संपर्क हमने उनसे करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह थी, कैसे क्या, तो लेकिन वो नहीं हो पाया। फिलहाल तो ये जब तक हो रहा है, वायरल हो रहा है, हर तरह से कुत्ता बैठा हुआ है मेज पर और वो अपना काम कर रही है, और उसे देख के एक फोटो जिसने सेल्फी ली, ऐसा लगता है जिसकी खुद खिंचवाई है सेल्फी, और फोटो जो वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर फेसबुक पे या ट्विटर या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर ट्रोल किया जा रहा है, उसको लेकर के काफी चर्चाओं में बना हुआ है ये। बिल्कुल अयाज, देखिए क्या कुछ प्रतिक्रिया, जैसे आके आप बता रहे हैं कि अभी उनसे नहीं मिल पाई है, उनका स्पष्टीकरण नहीं सामने आ पाया, लेकिन इस तरीके की शिकायतें भी मिल रही हैं कि वो फरियादियों की समस्या से दूर रहती हैं। क्या इस तरीके की शिकायतें मिली हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फरियादियों से ठीक ठाक उनका व्यवहार रहता है, फरियादी आते भी हैं, उनकी समस्याएं सुनती भी हैं, लेकिन ये काम वर्किंग टाइम था और उसमें काम कर रही थी जिस तरीके से फोटो में दिख रहा है, और कुत्ता जो था वो टेबल पे बैठा है, तो एक सेल्फी के तौर पे, फोटो के तौर पे वो वायरल हुआ, खींच के वो वायरल हो गया, तो कहीं ना कहीं उस पर सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगा। तो लेकिन ऐसा फरियादियों से उनका किसी तरीके का ऐसा नहीं है जो उनसे दूरी बनाए या कुछ कहें, लेकिन सोशल मीडिया है, इससे तो कोई कुछ भी कह सकता है। फिलहाल उनका अच्छा है, क्षेत्र में जाती भी है, भ्रमण करती है, हर तरीके से। कुछ ही दिन पहले भी चार्ट संभाला है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो ट्रोल हो रही हैं, तो उसको उनको सामने आकर के कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे कि ये ट्रोल हो या फिर जो जनता में फैली हुई है वो दूर हो। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अयाज आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम, जहां ब्यूरोक्रेसी के परिजन भी पावर के नशे में सामान गाड़ी में ना रखने पर आग बबूला हो जाते हैं। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के डीएम रवि रंजन की पत्नी का है, जहां पर वो आक्रोशित हो गई, जहां डीएम की पत्नी ने दुकानदार पर लाठीचार्ज करवाया, दुकान मालिक और भाई को शांति भंग करने की धारा में बंद करवा दिया। पुलिस प्रशासन पर सीसीटीवी फुटेज अपने पास लेने का आरोप है, तो वहीं डीएम की पत्नी पर कार्रवाई ना हो इसलिए कब्जे में लिया गया है फुटेज।
आरोप है कि पूरे मामले में जुड़े फुटेज पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं ताकि जिलाधिकारी की पत्नी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो सके। तो देखिए किस तरीके से सत्ता के गुरूर में और ब्यूरोक्रेसी में बेलगाम जो है सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, जहां डीएम की पत्नी होने का, पावर में रहने का और पावर के रिश्तेदार होने का वो किस तरीके से फायदा उठा रही हैं, जहां आम जनता को परेशानी हो रही है इस वजह से और खुद पर कोई कार्रवाई ना हो इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जैसे जो महत्वपूर्ण एविडेंस हैं उसे भी जब्त कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो महज सिर्फ विवाद इतना था कि सामान गाड़ी में नहीं रखा दुकानदार ने और इसके चलते उन्होंने थानेदार को बुलवाया और लाठीचार्ज करवा दी दुकानदार पर और इसी के साथ दुकान मालिक और भाई को शांति भंग करने की धारा में बंद करवा दिया। पुलिस प्रशासन पर सीसीटीवी फुटेज अपने पास रखने का भी आरोप है। डीएम की पत्नी पर कार्रवाई ना हो पाए इसलिए कब्जे में ली गई है फुटेज। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। न्यूज़ 1 इंडिया इस पूरे मामले को उजागर कर रहा है कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो रही है, जहां डीएम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डीएम के जो परिजन हैं, उनकी जो पत्नी है वो किस तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रही हैं और इस्तेमाल नहीं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। जहां सिर्फ एक छोटा सा विवाद होता है कि दुकानदार उनका सामान उनकी गाड़ी में नहीं रखता है और इसको लेकर वो इस कदर आग बबूला हो जाती हैं कि थानेदार को बुलाती हैं और दुकानदार पर लाठीचार्ज तक करवा देती हैं। और अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता नरेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए जो खबर सामने आई है कि किस तरीके से जो डीएम की पत्नी है वो आग बबूला हुई हैं और पावर में होने का उन्हें इतना घमंड है कि आम दुकानदार जो केवल अपना शांति से काम कर रहा था उस पर उन्होंने लाठीचार्ज करवा दी है। क्या ये पूरा मामला है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए ये पूरा मामला दिवाली का है। यह दिवाली खरीदारी के लिए यहाँ डीएम रवि रंजन की पत्नी यहाँ खरीदारी के लिए आती है और दुकानदार से कुछ बात को लेकर बहस होती है। बहस होने के उपरांत तो उस दुकानदार ने कहा कि नहीं मैडम इतने का ही पड़ेगा, आप सामान लें या ना लें। और सामान लेने के बाद वो कहते हैं चल इसको गाड़ी में रखवाइए, तो उस दुकानदार ने मना कर दिया। इसी बात पर कहकर उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया और उनके साथ जो स्क्वाड में चलने वाले सिपाही थे उन्होंने अपने डंडों से दुकानदार को पीटा और जो आसपास की दुकानें थी उनको भी पीटा। और तमाम ऐसी अगर बातें देखी जाए तो डीएम की पत्नी का एक जो रवैया है वो तानाशाह नजर आता है। और ऐसे अधिकारी की अगर पत्नी अगर ऐसा करती हैं तो लोगों पे जो जनता को जो अधिकारियों पे विश्वास है वो विश्वास कहीं ना कहीं खोते नजर आ रहा है। और अगर ऐसा मामला देखा जाए तो अधिकारियों को एक दिन के लिए हवालात में ही बैठाला गया, उसके बाद 151 में चालान किया गया और तमाम ऐसे बिंदु हैं जो अधिकारी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी अधिकारी का अभी तक कोई बयान निकल कर नहीं आया है। बिल्कुल। और देखिए बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी कब्जे में ले लिया गया है पुलिस ने ताकि डीएम की पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए। देखिए सीसीटीवी की बात कही जाए तो वहाँ कई लोग थे जो पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उनके मोबाइल और जो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे वो कोतवाल जो रसूलपुर है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है कि चेकिंग करेंगे, हम इसको जांच करेंगे। अभी तक कोई भी अधिकारी ऐसा निकलकर नहीं आया जिसने इस बात के लिए पुष्टि की हो कि ये गलत हुआ है और ये गलत किया गया है। उसके बाद जो दुकानदार था, दुकानदार को 151 में बंद कर दिया और दुकानदार का जो भाई डॉक्टर है, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं मुकेश यादव, उनको भी उनका कोई भी कसूर नहीं था मगर वो वहां थे, उस बात को लेकर भी उनको भी बंद कर दिया गया। तो तमाम ऐसी बातें हैं, दिवाली खोटी करने वाली बात रही। और डीएम होकर उनकी पत्नी को ऐसे तानाशाह रवैया अपनाना ये कहीं तक मैं मानता हूं अच्छा नहीं है। और पूर्व में भी देखा गया है वो कहीं डीएम साहब की कहीं कुर्सी में बैठ जाती हैं, कहीं आला अधिकारियों को हड़काती हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो डीएम की मैडम है उनका रवैया बड़ा तानाशाही है। बिल्कुल। तो देखिए पब्लिक सर्वेंट यानी कि पब्लिक के लिए तो वो कोई काम नहीं करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है उनकी पावर का, उनके घर के लोग मिसयूज कर रहे हैं, कोई संज्ञान कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से? अभी तक डीएम से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे। तो जांच आखिरकार किस बिहाफ पर चल रही है? जो दोषी थे वो तो बाहर हैं, जो निर्दोष थे, जो दुकानदार था उसको 151 में जेल में बैठाला गया और थाने में पूरी रात उसकी दिवाली काटी गई। तमाम ऐसी बातें। तो जांच आप किस विषय पे कर रहे हैं? अगर आला अधिकारी जांच कर रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण करें, एक प्रेस वार्ता करके नोटिस करके बताएं कि भाई हम जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मिली भगती है अधिकारियों की और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी चुप्पी साधते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए बड़ा संगीन ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में भी आक्रोश होगा इस पूरे मामले पर। जो आसपास के लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, न्यूज वन इंडिया की टीम वहां गई थी, हमने चार चौखंड व्यवस्था भी देखी गई थी, मगर वहां देखने की बात होगी, कोई भी व्यापारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कल आज उनकी बारी थी, आज हमारी बारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का भय, जो जनता के अंदर अधिकारियों का भय है, दुकानदार परेशान है, और व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी वहां गए हैं और उन्होंने भी शासन से बात मांग करी है कि ऐसे जो अधिकारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं मानता हूं अभी 3-4 दिन हो गए, 4 दिन में अभी तक कोई भी अधिकारी पुष्टिकरण नहीं किया गया और ऐसे अधिकारियों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम ऐसी बड़ी बातें हैं, आखिर कब होगी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई? जो इनकी जो पत्नियां हैं वो तानाशाही अंदाज में जी रही हैं और गरीब लोग हैं उन पर अपना हुकूमत जला रही हैं। बिल्कुल, तो जो दुकानदार के परिजन हैं उनकी तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वो आगे इस पूरे जो प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है फिलहाल? अभी हमारी न्यूज वन इंडिया की जो टीम थी वहां गई थी और मैंने उनसे व्यक्तिगत पूछा गया था, तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर से मना कर दिया है कि अभी हम कोई जांच नहीं चाहते हैं। देखिए, एक कहने की बात होती है कि जब जो पीड़ित होता है ना, जो दूध का जला होता है वो मठे भी दूध फूंक फूंक कर पीता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं, लोग परेशान है। तो दिवाली खोटी हो गई, सबसे बड़ा त्योहार जो हिंदुओं का त्योहार है वो खोटा हो गया, उनको रात पूरी काटनी पड़ी, तो वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी खबर है, जहां किस तरीके से जहां अपराध और अपराधियों से खौफ होना चाहिए तो पुलिस वालों से लोग खौफ करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका। लगातार इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा कि क्या कुछ संज्ञान इस पूरे मामले में लिया जाता है। चंदौली से अगली खबर, जहां लेडी सिंघम के रूप में दिखी डीएम ईशा दोहन, जहां अधिकारियों को डांटने का वीडियो वायरल हो रहा है। चकिया विकासखंड फिरोजपुर में आईटीआई बिल्डिंग निर्माण की जांच की उन्होंने। औचक निरीक्षण में घटिया निर्माण देख नाराज हो गई डीएम। घटिया निर्माण सामग्री देखकर डीएम फटकार लगाती हुई अधिकारियों को नजर आ रही हैं। निर्माण मटेरियल में सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के सख्त रूप देखकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अफसर हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, औचक निरीक्षण कर पहुंची डीएम और इस दौरान निर्माण मटेरियल में सैंपलिंग के निर्देश उन्होंने दिए, क्योंकि घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। जो घटिया सामान है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के लिए डीएम ने सख्त रवैये में फटकार लगाई है संबंधित अधिकारियों को। और देखिए, वो ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं डीएम का, जहां किस तरीके से वो गुणवत्ता की परख कर रही हैं और उसके बाद उनकी तरफ से अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाती है और साथ ही साथ सैंपलिंग के निर्देश भी वो दे देती हैं। तो चंदौली का ये पूरा मामला है, जहां लेडी सिंघम के रूप में दिखी हैं डीएम ईशा दोहन। अधिकारियों को डांटने का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है उनका, जहां औचक निरीक्षण वो करने वो पहुंची। चकिया विकासखंड फिरोजपुर में आईटीआई बिल्डिंग निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंची जब, तो औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें पता चला कि किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राम जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, डीएम का डांटने का कुछ असर हुआ है और क्या कुछ उनकी तरफ से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं औचक निरीक्षण के दौरान? हम आपको बता दें, वीडियो वायरल होता है जो कल का बताया जा रहा है और डीएम ईशा दोहन चकिया विकासखंड के फिरोजपुर गांव में आईटीआई कॉलेज का जो भवन निर्माण हो रहा था उसको अचानक परखने के लिए पहुंचती हैं और जब वहां पे उन्होंने देखा कि जब ईंट दोयम दर्जे की है उसे खुद अपने हाथ से ले करके जो है देखी, तो वहां पे जो भी अधिकारी थे और ठेकेदार थे सबको जमकर फटकार लगाई और कहा कि अब से अगर दोबारा ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होगा तो कार्रवाई करेंगे। हालांकि ईंट का सैंपल उन्होंने ले लिया है और जांच के लिए भेज दिया है। कहीं ना कहीं भ्रष्ट जो अधिकारी हैं ईशा दोहन की सख्त रूप से उन पे हड़कंप मच गया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ईशा दोहन डीएम ईशा दोहन जब भी जनता दरबार के लिए अपने ऑफिस में बैठती है, कोई भी फरियादी जाता है तो उस फरियादियों की एप्लीकेशन जो रहती है उसको ध्यान से पढ़ती है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देती है कि जांच कर उसमें कार्रवाई की जाती है।
बिल्कुल। और देखिए फिलहाल इस दौरान जो खामियां पाई गई उसको दुरुस्त करने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए होंगे, क्या उनका पालन की तैयारी दिख रही है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस उनकी सख्त रूप को देखकर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। और वहां पे जो भी ईंट थी उस जो दोयम दर्जे की उसको बदलने का निर्देश दिया है और नए ईंट गिराने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को उन्होंने निर्देशित किया है। अगर दोबारा ऐसी घटिया सामग्री से अगर निर्माण पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राम आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए डीएम की नाराजगी और डीएम के डांटने का जो ये पूरा वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है और इस में डीएम साफ देखा जा सकता है किस तरीके से वो नाराज हो रही हैं, नाराजगी जाहिर कर रही हैं कि कैसे गुणवत्ता रखी जा रही है, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। उस सामग्री को लेकर उन्होंने जहां सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं तो वहीं जल्द से जल्द इस घटिया सामग्री को हटाकर दुरुस्त सामग्री को लाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और देखिए डीएम के औचक निरीक्षण का असर ये है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और वो लगातार आनन फानन में डीएम के निर्देशों के पालन के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं और खौफजदा है वो कि डीएम दोबारा से औचक निरीक्षण पर ना जाएं और इसके लिए वो अभी से ही अपनी जो गुणवत्ता है उसको सुधारने में लगे हुए हैं। और चलिए हमारे साथ चंदौली की डीएम ईशा दोहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशा जी आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 1 इंडिया पर। और देखिए जिस तरीके से हम ये खबर दिखा रहे हैं, जब आप औचक निरीक्षण पर पहुंची तो क्या कुछ खामियां आपको दिखी और क्या निर्देश आपकी तरफ से दिए गए? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी अक्षम्य है और समयबद्धता पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गुणवत्ता से समयबद्ध तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना ही हमारा प्रायोरिटी है और जनपद चंदौली में हम इसी के लिए तत्पर हैं। जितने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सब समय से गुणवत्तापूर्वक खत्म कर सके। बिल्कुल। और जो उससे जुड़े संबंधित अधिकारी थे, क्या उनसे भी आपने इस पूरे मामले पर जानकारी ली कि आखिर इस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था? देखिए गुणवत्ता के लिए सामग्री के सैंपल्स भेजे गए हैं और कोई भी किसी भी चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में और यही हमारी तत्परता है और इसी उद्देश्य से हम काम करते हैं कि सभी जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो सकते। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ईशा दोहन जी खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस तरीके की खबरें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ढांढस बनता है कि वाकई जिस तरीके से जिस सेवा के लिए अधिकारी हैं अपने पावर में, वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जन कल्याण के कामों में ही जुटे हुए हैं और ये विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जन कल्याण के लिए भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।